सुमन की शादी नोएडा में आकाश से हुई थी। आकाश प्राइवेट नौकरी कर रहा था। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे और सुमन प्रेग्नेंट थी। ये देखकर उसकी सास उससे बहुत खुश होती है। एक दिन सुमन सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी उसकी सास उसे देख लेती है। हाय राम, अरे बहू तो छत पर क्यों गई थी? माँ जी, धुले हुए कपड़े डालने गई थी। अंजलि, अरे ओ अंजलि, कहाँ गई? अंजलि अपने कमरे से आते हुए कहती है। क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुझे घर का कुछ दिखता है कि नहीं? दिन भर बस अपने कमरे में घुसी रहती है। अरे ये क्या बात हो गई, मैं अपनी कॉलेज का असाइनमेंट कर रही थी ना। ठीक है, लेकिन तू थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया कर। बहू ऐसी हालत में छत पर कपड़े डालने गई थी, कम से कम छोटे मोटे काम तो तू कर दिया कर। क्या भाभी यार, तुम भी, तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ जाती है। तुम बता नहीं सकती थी, छत पर कपड़े मैं डाल आती। अरे मुझे लगा ये छोटा मोटा काम मैं खुद कर लूंगी। हाय हाय, बड़ी आई, मैं कर लूंगी। एक बार बच्चा हो जाने दे, फिर मैं देखूंगी तू कितना काम करती है। अगले महीने सुमन बच्ची को जन्म देती है। अपने पोते के आने से सास बहुत खुश होती है। जीती रहे बहू, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तूने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। वाह भाभी, बेबी तो बिल्कुल भैया पर गया है। अच्छा अंजलि। अरे बहू, तू भी किसकी बातों में आ रही है? इसको मूंग और उड़द की दाल का फर्क नहीं पता और ये बच्चे की शक्ल का बता देगी किस पर गया है बेबी। आशा की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं और अंजलि मुंह फुला लेती है। ऐसे ही हंसी मजाक में दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे सुमन का बेटा 1 साल का हो जाता है। एक दिन रात में आकाश को परेशान देखकर सुमन उससे पूछती है। अरे आकाश, क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं यार। अरे ये क्या, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ, मुझे नहीं बताओगे? बताओ ना क्या हुआ। मैं यही सोच रहा था कि अब हमारा बच्चा भी 1 साल का हो गया है और घर में भी सब ठीक है, तो तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि नोएडा जैसे शहर में सिर्फ मेरी सैलरी से गुजारा नहीं हो पाएगा। मैं भी काफी दिनों से यही सोच रही थी कि आपसे जॉब के लिए कहूं, क्योंकि मुझे भी अपना करियर बनाना है, पर डर था कहीं आप बुरा न मान जाओ। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है कि तुमको अपने करियर की फिक्र है। लेकिन माँ जी, वो मुझे जॉब नहीं करने देंगी। अरे तुम माँ की चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम बस जॉब के लिए ट्राई करो। ठीक है। अगले दिन सारा काम निपटाने के बाद सुमन अपनी जॉब के लिए वेबसाइट पर सर्च करने लगती है। उसे एक अच्छी जॉब दिखती है और वो जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। अब शाम को उसके पास एक कॉल आता है। हेलो, यस कौन? हेलो मैम, मैं विप्रो कंपनी से रोशनी बात कर रही हूँ। मैंने आपका रिज्यूमे और प्रोफाइल वेबसाइट पर देखा, मुझे आपकी प्रोफाइल पसंद आई, तो क्या आपके पास 10 मिनट का टाइम है? यस मैम, व्हाई नॉट। ओके गुड, तो मैं आपका कॉल अपने मैनेजर को ट्रांसफर कर रही हूँ, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। ओके मैम। सुमन का इंटरव्यू होने के बाद मैनेजर अगले 2 दिन में उसको ऑफिस ज्वाइन करने को कहते हैं। शाम को जब आकाश ऑफिस से घर आता है तो सुमन उसे ये खुशखबरी सुनाती है। अरे वाह यार, तुम तो बड़ी टैलेंटेड निकली, इतनी जल्दी जॉब भी ढूंढ ली। तो आपको क्या लगा मैं ऐसी वैसी हूँ? अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट थी। वाह, तुमने तो कभी बताया भी नहीं। खैर, अब तुम सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके जल्दी से ऑफिस ज्वाइन कर लो। लेकिन आपने अभी तक माँ जी से बात नहीं की, वो मानेंगी क्या? मैं माँ से अभी डिनर करते हुए बात कर लूंगा। थैंक यू आकाश। अब शाम को सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी आकाश जॉब की बात आशा को बताता है। ये सुनकर आशा भड़क जाती है। हे राम, क्या कहा आकाश? तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी सोनू को 5 साल तक बहू को देखना पड़ेगा, उसके बाद तुम लोग दूसरे बच्चे का भी तो सोचोगे। अरे ये तो हद हो गई। माँ जी तो मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रही है, एक ही बहुत है मेरे लिए। क्या मौत, दूसरा बच्चा? अब जमाना बदल चुका है, परिवार जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है। आकाश की बात सही है आशा। अरे क्या खाक सही है, मैं बहू को नौकरी नहीं करने दूंगी बस। लेकिन क्यों माँ, आजकल एक की सैलरी से घर नहीं चलता, महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे लेकिन बहू बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे माँ, लोगों का काम है दूसरों को रोकना टोकना। लेकिन भैया भाभी जॉब करेंगी तो फिर घर का काम, खाना पीना, ये सब कौन करेगा? अरे तो जब हम दोनों कमाएंगे तो एक काम वाली रख लेंगे, वही घर के सारे काम और खाना पीना कर देगी। अच्छा, देखो आकाश ने सब पहले ही सोच लिया है, आज तो वो बस सबको बता रहा है। अब जैसे ही आशा कामवाली का नाम सुनती है वो आकाश पर बहुत तेज गुस्सा हो जाती है। हे भगवान, तू सच में पागल हो गया क्या आकाश? काम वाली?
माँ तो उसमें दिक्कत क्या है, आजकल जॉब वाले ज्यादातर लोग काम वाली रखते हैं। वो जो भी हो, लेकिन मैं काम वाली के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। पता नहीं कैसी होगी काम वाली, किस किस के घर जाकर काम करती होगी, कैसे रहती होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी। अब सबकी बहुत समझाने के बाद आशा सुमन की जॉब के लिए मान जाती है। ये सुनकर सुमन और आकाश बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुमन सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर आशा से कहती है, माँ जी मैंने सबके लिए नाश्ता और खाना बना दिया है, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन बहू तूने तो नाश्ता नहीं किया अभी। नहीं माँ जी, मैं लेट हो रही हूँ, मैंने अपना टिफिन पैक कर लिया है। सुमन जल्दी में ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसको जाते हुए उसकी पड़ोसन विमला देख लेती है। अरे ये तो आशा की बहू है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है। चलो चलकर आशा से ही पूछ लेती हूँ, भाई आखिर पता तो चले माजरा क्या है। आशा अपने घर पर बैठी नाश्ता कर रही थी, तभी उसके घर पर विमला आती है। अरे विमला, तू इतने सुबह, आजा बैठ नाश्ता कर ले। अरे आशा, आज तो अकेले ही नाश्ता कर रही है, तेरी बहू कहाँ गई। बहू की तबीयत सही नहीं है विमला, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। लगता है अब तू मुझे अपना नहीं मानती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तू मेरी सबसे खास दोस्त है। अच्छा, इसीलिए मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने खुद सुबह ही बहू को बाहर जाते हुए देखा है। विमला ने आशा का झूठ पकड़ लिया, इसलिए मजबूरी में आशा को उसे सब बात बतानी पड़ती है। अब कामवाली का नाम सुनकर विमला हैरान होकर आशा को भड़काने लगती है। क्या बताऊं आशा, आजकल की बहुओं का ससुराल में मन ही नहीं लगता। इन्हें बस नौकरी करने की पड़ी रहती है। इन्हें ना बच्चे पालने से मतलब है, ना सास ससुर की सेवा से। सच कहा तूने विमला, अब जमाना बहुत बदल गया है। मैं तुझे अपना समझ कर कह रही हूँ, तो काम वाली के हाथ का खाना मत खाना। वो लोग बहुत गंदे रहते हैं, किस किस के घर खाना बनाते हैं। सही कहा तूने, मैं मर जाऊंगी ना तब भी काम वाली के हाथ का बनाया खाना नहीं खाऊंगी। विमला आशा को भड़काकर अपने घर चली जाती है। अब शाम को सब लोग डिनर करने बैठते हैं, तभी सुमन आकाश से कहती है, आकाश आपने कोई काम वाली ढूंढी क्या, क्योंकि मैं कल से खाना नहीं बना पाऊंगी। क्यों? अरे कितनी लेट हो गई थी आज मैं, बॉस ने मुझे वार्निंग दे दी है कि कल से मैं टाइम से ऑफिस आऊं। अरे हाँ ठीक है, मैंने बात कर लिया है, कल से काम वाली आने लगेगी। अच्छा हुआ कि काम वाली मिल गई, अब कल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम लोग चाहे जो भी कहो, लेकिन मैं उस काम वाली के हाथ का बनाया खाना नहीं खाऊंगी, चाहे जो हो। आशा की ये बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तब आकाश सुमन से कहता है, अरे यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अगर माँ कामवाली के हाथ का खाना नहीं खाएगी तो क्या वो पूरा दिन भूखा रहेगी? हाँ आकाश, तुम सही कह रहे हो। माँ जी भी ना अजीब है, पता नहीं क्यों वो ऐसा समझती है कि कामवाली के बनाए खाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तुम ना कल एक काम करना, सुबह जल्दी उठकर माँ के लिए खिचड़ी बना देना, वो जल्दी बन जाएगी। माँ उसे खाकर भूखी तो नहीं रहेगी और तुम टाइम से ऑफिस भी जा पाओगी। हाँ ये सही रहेगा, इससे मुझे ऑफिस जाने में लेट भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुमन खिचड़ी बनाकर ऑफिस चली जाती है। अब काम वाली आकर घर के सारे काम निपटाती है और सफाई से बढ़िया खाना बनाकर सबको परोसती है। सब लोग खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह कमला, तुमने तो थोड़ी ही देर में काफी कुछ बना दिया। जी साहब, मेरी तो यही रोजी रोटी है, अब तो आदत पड़ गई है। आंटी आप कब से ये काम कर रही हो? मैडम मेरे को 15 साल हो गए। अरे आंटी आप मुझे मैडम मत बोलो, मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ। आप अब से मेरा नाम लेना। ठीक है अंजलि बेटा। ये बातें चल रही थी और आशा भी अपनी खिचड़ी लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसे जलाने के लिए अंजलि कमला से पूछती है, वैसे आंटी जी आपने आज खाने में क्या बनाया है? मैंने आज आलू मटर की सब्जी, रायता, सलाद, पूरी और पुलाव बनाया है। अरे वाह आंटी, तब तो आज खाने का मजा आ जाएगा, है ना पापा? हाँ बिल्कुल, ऐसा लजीज खाना रोज रोज खाने को थोड़ी ना मिलता। काम वाले के हाथ का खाना खाकर मुझे अपना धर्म थोड़ी ना भ्रष्ट करना है। अरे आशा छोड़ उस खिचड़ी को, ये आलू मटर के साथ गरम गरम पूरी और सलाद का स्वाद ले। मजा आ गया। कमला बहुत मजेदार खाना बनाया तुमने। अब मैं आ गई हूँ ना साहब, अब रोज आप लोगों को ऐसा ही मजेदार खाना बनाकर खिलाऊंगी। कैसी किस्मत है, मेरे सामने इतना स्वादिष्ट खाना रखा है और मुझे ये बेस्वाद खिचड़ी खानी पड़ रही है। क्या करूं, मैं भी खा लूं क्या? नहीं नहीं नहीं, राम राम राम, ये क्या हो रहा है, मुझे खुद पर काबू रखना होगा।
आशा अब अपना सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। ये देखकर महेश और अंजलि को उस पर हंसी आने लगती है। अगले दिन फिर से सुमन आशा के लिए दलिया बनाकर चली जाती है। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी महेश आशा से कहता है, अरे आशा देखना, आज कमला ने कितना अच्छा पालक पनीर सलाद रोटी और पुलाव बनाया है। तू ये खा कर तो देख, क्या वो बेकार सा दलिया खा रही हो। अरे तुम्हें खाना है तो खाओ ना, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। मुझे नहीं खाना इस कमला के हाथ का खाना। अरे मम्मी, एक बार खाकर तो देखो, अगर पालक पनीर पसंद ना आए तो मत खाना। सब खाना खा रहे होते हैं। उधर धड़ाम की आवाज आती है और सोनू सोफे से नीचे गिरकर रोने लगता है। ये देखकर कमला उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी आशा उसको चिल्ला देती है, अरे रुक कमला, कहाँ दौड़ी चली जा रही है मेरे पोते के पास। मेरे पोते को छूने की गलती मत करना। अरे मेम साहब, बच्चा जमीन पर गिर गया था तो मैं उसे उठाने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं बच्चे को उठाने की, अभी उसकी दादी मरी नहीं है, जिंदा हूं अभी मैं, और जब तक मैं हूं तब तक किसी पराये को अपने पोते को छूने नहीं दूंगी। ये क्या बात हुई आशा, कमला भी आखिर एक इंसान है। जो भी हो, बहू को तो अपने बच्चे की कोई चिंता नहीं है, बस सारा दिन ऑफिस का काम नजर आता है उसे। आज आने दो, मैं उसके अच्छे से खबर लूंगी। अब शाम को काफी देर तक आशा सुमन के ऑफिस से आने का इंतजार करती है, और जैसे ही सुमन घर पर आती है आशा उसके ऊपर भड़कने लगती है। आ गई महारानी, आज इतनी देर कैसे हुई आने में। अगर यही है तो वहां ऑफिस में रुक जाया करना, क्या जरूरत है घर आने की। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। तुझे अपने बच्चे की चिंता है कि नहीं। पूरा दिन वो यहाँ अपनी माँ को ढूंढता हुआ परेशान होता रहता है, और आज तो वो सोफे से नीचे गिर गया। सुमन चिंता से सोनू को देखने लगती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। इस पर आशा उसको ताना देने लगती है, अल्ले मेरे बापू को चोट तो नहीं लगी, बताओ बापू, अपनी मम्मा को बताओ। अरे बंद करिए नौटंकी, जब बच्चा घर पर रहता है तब उसकी जरा भी चिंता नहीं होती तुझे, और अब यहाँ मुझे दिखाने के लिए अल्ले मेरे बाबू को क्या हुआ करके मेरे सामने नौटंकी कर रही है। अरे माँ, आप क्यों इस पर इतना गुस्सा कर रही हो। ये तो बेचारी दिन भर ऑफिस में परेशान रहती है, और शाम को जब आती है तो आप इसको रोज सुनाती हो। ये करे तो क्या करे। इसको बोल नौकरी छोड़ दे और घर संभाले। नहीं माँ, अकेले मेरे बस का नहीं है घर चलाना, और वैसे भी घर पर काम वाली है ना, वो घर का सब देख लेती है ना। आकाश को सुमन का पक्ष लेता देख आशा बहुत गुस्सा हो जाती है और रात का खाना नहीं खाती और अपने कमरे में सोने चली जाती है। अब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात में आशा को भूख लगती है। रात के 2 बजे। हे राम, सत्यानाश हो बहू का, उसके चक्कर में मेरा बेटा बदल गया और मेरी भूख से जान जा रही है। अरे ओ आशा, इतनी रात में क्या बड़बड़ा रही हो, क्या हुआ तुझे। कुछ नहीं, मैं तो अपनी उस करम चली बहू को कोस रही हूँ। तुम तो बढ़िया खाना खा चुके हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, सो जा। मतलब तुझे भूख लगी है। अरे तो उस कमला के हाथ का बना क्यों नहीं खा लेती। अरे क्यों धर्म भ्रष्ट का गुणगान करती रहती है, वो भी तो इंसान है। मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप सो जाओ ना तुम। देखो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। कमला इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि बस उंगलियां चाटते रह जाओ। अच्छा, सच में कमला इतना अच्छा खाना बनाती है क्या। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। आशा मजबूरी में महेश को खाना लाने के लिए कह देती है। महेश किचन में जाकर देखता है पर उसे खाना नहीं मिलता। अब आशा को उस रात भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुमन उठने में लेट हो जाती है, इसलिए वो बिना कुछ नाश्ता और खाना बनाए जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। अरे ये क्या है, आज तो बहू बिना नाश्ता और खाना बनाए चली गई। हाँ माँ, उसने मुझे बताया था कि आज उसकी मीटिंग है, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा, और आज वो उठने में भी लेट हो गई थी। ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक मुझे बिना खाए भूखा रहना पड़ेगा। अरे माँ, तो आप कमला के बने हुए खाने को क्यों नहीं खा लेती। वो कितना स्वादिष्ट और मन से खाना बनाती है, सब उसकी कितनी तारीफ करते हैं। मुझे कमला के हाथ का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना। वैसे भी देखा है मैंने उसे कितने गंदे तरीके से खाना। देखो आशा, तुम उसके बनाए हुए खाने को खाओ या मत खाओ, लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं करना चाहिए। मैंने खुद देखा है कमला को, वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से खाना बनाती है। अब दिन में आशा खाना नहीं खाती और वो एक दिन पहले से भूखी होती है। शाम को अंजलि के पास सुमन की कॉल आती है और उसे बताती है कि ऑफिस में मीटिंग होने की वजह से आज वो रात में 10 या 11 बजे तक घर आ पाएगी, और ये बात अंजलि आशा को बताती है। मम्मी, तुम भाभी के इंतजार में मत रहो, भाभी का मेरे पास फोन आया था, उनको आने में 11 बज जाएगा। अरे तो क्या आशा, तुम रात तक भूखी बैठी रहोगी। मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मैं अपने लिए खुद पराठे बना लूंगी।
आशा अब गुस्से में किचन में जाती है और अपने लिए पराठे बनाती है, लेकिन गुस्से की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से पराठे जल जाते हैं। बाकी सब कमला के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खा रहे थे और वो बेचारी चाय और पराठे खा रही थी। हाय राम, सत्यानाश हो इन पराठों का। इतने कड़वे पराठे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। और बनाओ गुस्से में पराठे। आज तक गुस्से में किया गया कोई भी काम अच्छा हुआ है? ऊपर से जिद लेकर बैठी हुई हो। ये नहीं होता कि खाना खा लो। माँ गुस्सा थूक दो ना और खाना खा लो। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया आज कमला आंटी ने। नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। रहने दो अब सब। मेम साहब को मत समझाओ। शायद मैंने ही कोई खराब कर्म किए होंगे जो मैं ये खाना बनाने वाली बनी। कमला की बात सुनकर और भूख से व्याकुल होकर आशा को समझ में आ जाता है कि वो गलत कर रही है। अब वो परेशान होकर कहती है, अरे भाड़ में जाए ये भूख, इसकी ऐसी की तैसी। कमला, तू मेरे लिए खाना लगा दे जल्दी से। आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी, वरना मेरी बहू तो ऐसी है कि वो मुझे भूखा ही मार देगी। कमला आशा के लिए खाने की थाली लगाती है। आशा तुरंत उसको खाने लगती है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। सुबह का समय था, सब बरामदे में बैठे चाय पी रहे होते हैं और सुमन किचन में काम कर रही थी। तभी एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ती है। भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ हो? आई रोशनी। सुमन चाय लेकर तेजी से रोशनी के कमरे में गई। उसने देखा रोशनी बिस्तर पर लेटी हुई है और रोज की तरह आलस में लेटकर अपनी चाय का इंतजार कर रही थी। रोशनी, ये लो चाय। रोशनी बिस्तर से उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, अरे वाह भाभी, आपको पता था मैं चाय के लिए आपको बुला रही थी। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जानती हूँ ना अपनी ननद की आदत को। भाभी, दिल खुश कर दिया आपने। क्या जबरदस्त चाय बनाई है, मजा आ गया। चाय देकर सुमन जैसे ही बरामदे में गई, वहां बैठी उसकी दोनों ननद उससे मजाक करने लगती है। ये लो, आ गई घर की जिम्मेदार बहू। भाभी, तुमने रोशनी दीदी की आदत खराब कर रखी है। अरे मैंने भला कैसे रोशनी की आदत बिगाड़ी? वो तो शुरू से ऐसी ही आलसी है। बहू, तो उसको कल से कमरे में चाय मत देने जाना। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, उसको भी तो जल्दी उठने की आदत डालनी होगी ना, वरना ससुराल जाकर मेरी नाक कटवाएगी। ठीक है मम्मी जी। सुमन हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी। फिर वो चाहे सबके लिए खाना बनाना हो, समय से सास ससुर की दवाई देना या उनकी सेवा करना, या फिर घर की साफ सफाई का ध्यान रखना हो, ये सब उसकी आदत थी। तीनों ननदें अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी। भाभी, अब दिन भर काम करती हो, थकती नहीं क्या? अरे पलक, मैं अपने परिवार के लिए काम करती हूँ, इससे मुझे थकान नहीं होती, उल्टा मजा आता है। सच में भाभी, आपने तो इस घर को माँ की तरह संभाल रखा है। भाभी, जब आप हमारे लिए खाना बनाती हो ना, तो लगता है माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं। अच्छा, सच में? तीनों बहनें अपनी भाभी की बातें सुनकर भावुक हो गई। वो अपनी भाभी से मजाक के साथ दिल से उसकी बहुत इज्जत भी करती थी। सुमन भी अपनी तीनों ननदों को अपनी सगी बहनों जैसा ही मानती थी। तुम तीनों मेरी बहन जैसी हो, और बहनें एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? अगले दिन दोपहर में सुमन सब्जी लेने बाजार जा रही थी। तभी सड़क के किनारे कुछ पड़ोस की औरतें खड़ी होकर आपस में बातें कर रही थी। सुमन का ध्यान उनकी बातों पर नहीं था, लेकिन जैसे ही बात उसकी तीनों ननदों की शादी पर आई, उसके कान खड़े हो गए। अरे भैया, सावित्री के घर में तो शादी का कोई माहौल ही नहीं लगता। 3 जवान बेटियां घर में बैठी है और उसको उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, लगता है उसको घर संभालने से फुर्सत नहीं मिलती। लड़कियों की शादी के बारे में क्या खाक सोचेगी? मैंने तो सुना है इसकी बड़ी बेटी बहुत आलसी है, सारा दिन बस सोती रहती है। और वो बीच वाली पूजा, मिजाज तो देखो जैसे राजा की बेटी हो। अरे वो छोटी वाली पलक बस सारा दिन शीशे के आगे बैठी रहती है, ऐसे कैसे होगा इनका ब्याह? ये सब बातें सुनकर सुमन सब्जी का थैला हाथ में पकड़े हुए तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन पड़ोसियों की बातें उसके कानों में गूंजती रही। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? दूसरों के घर की लड़कियों के बारे में ऐसे बोलते, इनको शर्म नहीं आती क्या? अब सुमन बाजार से लौटी, लेकिन उसके मन में अभी भी पड़ोसियों की बातें गूंज रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि लोग उसके ननदों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। घर में घुसते ही उसने सब्जी का थैला एक तरफ रखा और सीधे सावित्री और कमलेश के पास जा पहुंची, जो आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बहू, बोलो, सब ठीक तो है, क्या हुआ? मम्मी जी, पड़ोस की औरतें हमारे बेटियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। कह रही थी इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हुई,
हाँ बहू, ये बात तो सही है, हमें भी चिंता होती है। तब तो हमें जल्दी से इन सब की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रही है बहू, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन जब भी कोई अच्छा रिश्ता लाती हूँ ये तीनों कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती हैं। मैं भी बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन ये लड़कियां हर बार कोई ना कोई वजह निकाल कर शादी से इनकार कर देती है। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। सुमन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसकी ननदें शादी से क्यों भाग रही हैं। मुझे पता लगाना होगा आखिरकार ये तीनों को कैसा पति चाहिए। सुमन, सावित्री और कमलेश की बातचीत आंगन में चल रही थी। उधर पलक पानी पीने के लिए रसोई में आई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी शादी की बातें सुनी वो चौकन्नी हो गई। अरे ये क्या, यहाँ तो भाभी और मम्मी पापा हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो चुपचाप दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और सारी बातें सुनने लगी। उसकी भाभी मम्मी पापा से कह रही थी कि अब लड़कियों की शादी की चिंता करनी चाहिए। ये सुनकर पलक का मन गुस्से से भर गया। ओहो, तो भाभी हमें घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है। अभी जाकर दीदी को बताना पड़ेगा, वरना उन्हें पता भी नहीं चलेगा और भाभी सबका इस घर से टिकट काट देगी। पलक तेजी से अपने कमरे में गई जहां रोशनी और पूजा पहले से बैठी थी। वो अंदर घुसते ही गुस्से से बोली, दीदी देख रही हो तुम, हमारी भाभी क्या कर रही है? क्या हुआ पलक, तू इतने गुस्से में क्यों आया? दीदी, भाभी मम्मी पापा को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं कि हमारी शादी जल्दी करवा दो ताकि हम इस घर से निकल जाएं और वो अकेले इस घर पर राज कर सके। क्या भाभी ऐसा कह रही थी? नहीं तो क्या। और सुनो, वो चाहती होंगी कि हमारी शादी हो जाए ताकि मम्मी पापा की सारी जायदाद उनके हाथ में आ जाए और फिर बाद में वो मम्मी पापा को घर से निकालकर खुद इस घर पर कब्जा कर सके। रोशनी और पूजा के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। रोशनी को ये बात हजम नहीं हो रही थी, जबकि पूजा थोड़ी उलझन में पड़ गई थी। नहीं पलक, भाभी ऐसी नहीं है, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हैं। अरे दीदी, तुम इतनी भोली मत बनो, भाभी हमें घर से निकालना चाहती हैं। पता नहीं, मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। अब पलक की बातों का असर धीरे धीरे दोनों बहनों पर होने लगा। अब वो तीनों बहनें मिलकर अपनी भाभी को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगी। पलक की चालाकी ने उनका पूरा दिमाग घुमा दिया था। अगर हम भाभी की शादी वाली बात से बचना चाहते हैं तो हमें उन्हें अपनी आदत का गुलाम बनाना होगा। गुलाम मतलब अगर हम तीनों उनके हर काम में उनकी मदद करने लगेंगी तो उन्हें हमारी आदत पड़ जाएगी, फिर वो हमारी शादी के बारे में सोचना छोड़ देंगी। लेकिन मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकती भाई। कोई बात नहीं दीदी, तुम लंच में मदद कर देना, मैं ब्रेकफास्ट में हाथ बटा दूंगी और पूजा तुम डिनर में। तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। सुमन को सबक सिखाने का उनका प्लान तैयार हो चुका था। शाबाश पलक, क्या आइडिया लगाया है तूने। अब देखना सब कुछ कैसे तेरी मर्जी से होगा। अगले दिन से ही तीनों बहनें अपने अपने तय समय पर सुमन की मदद करने लगी। पलक सुबह की चाय और नाश्ते में हाथ बटाने लगी, पूजा रात के खाने में मदद करती और रोशनी दोपहर में सब्जियां काटने और रोटियां बनाने में लग जाती थी। ये देखकर सुमन को हैरानी हुई। अरे पलक, ये आजकल तुम तीनों को क्या हो गया है? रोज सब बारी बारी मिलकर मेरे सारे कामों में मेरा हाथ बटा रही हो। भाभी, हम सोच रहे थे कि अब हम लोगों को भी घर के काम सीख लेने चाहिए। शायद इनको शादी की फिक्र हो रही है, तभी काम में हाथ बटा रही है। चलो ये तो अच्छा है। सुमन के दिल में खुशी थी। उसने अपनी तीनों ननदों से बातों बातों में पूछ लिया कि किसको कैसा लड़का चाहिए। आप सबकी पसंद को ध्यान में रखकर उसने उनकी पसंद के लड़कों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे एक साजिश चल रही थी। हो लो खुश भाभी, मैं अपनी किसी भी बहन को इस घर से नहीं जाने दूंगी। रात को जब सारे काम निपट गए तो सुमन अपने कमरे में आई। कुलदीप सोने की तैयारी कर रहा था। सुमन ने धीरे से शादी की बात छेड़ी। सुनिए ना, मैं सोच रही थी हमें रोशनी के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? मुझे ना एक लड़के के बारे में पता है, मेरे दूर के रिश्तेदार के घर का है। लड़का बहुत अच्छा है, उनका घर भी संपन्न है। हमारी रोशनी वहां बहुत खुश रहेगी। कुलदीप ने सिर हिलाया और सुमन को आगे की बात बढ़ाने का इशारा दे दिया। ठीक है, अब आप देखना मैं कैसे अपनी ननदों की पसंद के लड़कों से उन सबकी शादी करवाऊंगी। सुमन ने अगले ही दिन अपने रिश्तेदार से बात की। लड़का पढ़ा लिखा, सुंदर और अच्छा परिवार वाला था। जब रोशनी ने लड़के के बारे में सुना कि उसका नाम मयंक है और उसके घर में नौकर चाकर भी हैं,
तो उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह भाभी, ये लड़का तो बहुत अच्छा है। इसके घर पर नौकर भी है। अब तो मैं मजे से अपने ससुराल में बिना काम किए रह पाऊंगी। हाय राम, ये रोशनी दीदी तो भाभी के जाल में फंस गई। पलक, तेरा प्लान तो उल्टा तुझी पर पड़ गया। कोई नहीं दीदी, अभी हम दोनों तो बचे हैं ना। अब घर में शादी की तैयारियां जोरों पर होने लगी। रोशनी की शादी धूमधाम से तय हो गई। अब पलक और पूजा की चालें बेकार हो चुकी थी। ये क्या, भाभी तो हमसे भी तेज निकली। मैंने पहले ही कहा था, भाभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचती। कुछ दिन बाद रोशनी की शादी मयंक से धूमधाम से हुई। घर का माहौल खुशियों से सरोबार था। सुमन ने अपने व्यवहार और समझदारी से सभी का दिल जीत लिया। उसकी सास सावित्री और ससुर कमलेश अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सुमन बहू। अरे मम्मी जी, आप यहाँ, कुछ काम था? बहू, तुमने हमारी बड़ी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा, अब हमारी पूजा की जिम्मेदारी भी तुम पर ही है। हाँ बहू, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। अब पूजा के लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढ दो जो उसे खुश रख सके। आप लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है। पूजा के लिए भी मैं ऐसा ही रिश्ता ढूंढूंगी जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। शाबाश बहू, हमेशा खुश रहो। अब सुमन रोशनी की शादी के बाद से पूजा और पलक के लिए भी लड़के देखने की तैयारी में जुट गई, लेकिन पलक के चेहरे पर हार की शिकन नजर आ रही थी। एक जीत से खुश हो लो भाभी, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें खुश होने का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन सुमन और पूजा किचन में काम कर रही थी। सुमन ने बातों ही बातों में पूजा की पसंद टटोलनी शुरू कर दी। पूजा, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? भाभी, ये आप क्यों पूछ रही हैं? बस यूं ही। कोई खास पसंद? भाभी, मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो मुझे आजादी से जीने दे, मेरा करियर समझे और वो इंडिपेंडेंट रहता हो और मुझे भी रखे। अच्छा, और स्मार्ट भी चाहिए ना? हाँ भाभी, थोड़ा हैंडसम भी हो तो कोई बुराई नहीं है। इस पर दोनों भाभी और नाना ठहाके लगाकर हंसने लगे। अब रात को सुमन ने ये सारी बातें कुलदीप को बताई। सुनिए जी, पूजा के लिए ऐसा कोई लड़का आपके ऑफिस में हो सकता है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी हो? शायद तो है। सच? कौन है, क्या नाम है, बताओ ना। अनिल नाम है उसका। स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और अपने माता पिता का आदर करने वाला। और उसका खुद का फ्लैट है, उसी पे रहता है। बहुत अच्छा लड़का है। बस यही चाहिए हमारी पूजा के लिए। आप उससे बात करो ना और उसे किसी दिन घर पर लेकर आओ। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कल ही उसको घर ले आता हूँ। ठीक है, आप उसको ले आओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन ऑफिस में कुलदीप ने अनिल को घर पर खाने पर इनवाइट किया। शाम को अनिल जब घर पर आया तो सबने उसका अच्छे से वेलकम किया। उसके बाद कुलदीप उसको सबसे मिलाने लगा। ये है अनिल, ये मेरे ऑफिस का सबसे होशियार और तेज लड़का है। बेटा, क्या करते हो तुम? आंटी जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस शहर में नया आया हूँ। मेरे पेरेंट्स गांव में रहते हैं, मैं हर वीकेंड उनसे मिलने जाता हूँ। वाह, आजकल ऐसे संस्कारी लड़के कहाँ मिलते हैं। भाभी, आप भी ना। माँ जी, मुझे लगता है पूजा के लिए यही लड़का परफेक्ट रहेगा। वाह बहू, सही कह रही हो, तुमने फिर से हमारा दिल जीत लिया। कुछ ही दिनों में अनिल और पूजा के पेरेंट्स भी आपस में मिल लिए। सबको एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा और कुछ दिनों बाद पूजा और अनिल की शादी धूमधाम से हो गई। घर में एक बार फिर से खुशियों की बहार आ गई, लेकिन इस खुशी से पलक अंदर ही अंदर अपनी भाभी से जल रही थी। भाभी तो सच में बहुत तेज निकली। मैं यहाँ सोचती रह जाती हूँ और वो अपने सारे काम कर भी देती हैं। अब उनका अगला निशाना मैं हूँ। पलक ये सोच रही थी, तभी सुमन उससे बोली, पलक, अब तुम्हारे लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दूं ना? भाभी, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। जल्दी हो या ना हो, तुमसे पूछकर तो करना नहीं है। पूजा की शादी के बाद से ही पलक के दिल में अपनी भाभी सुमन के लिए जलन की आग सुलगने लगी। उसे लगता था कि अब भाभी उसके लिए भी रिश्ता ढूंढकर उसे भी इस घर से दूर कर देगी। वो मन ही मन सोचने लगी, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। भाभी को मेरे ऊपर राज करने नहीं दूंगी। मैं इनके सारे काम बिगाड़ दूंगी ताकि मम्मी पापा को भी लगे कि ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी सबके सामने बनती है। पलक अब सुमन के काम बिगाड़ने के नए नए पैंतरे अपनाने लगी। कभी सब्जी में नमक ज्यादा डाल देती, कभी चाय में चीनी कम कर देती। एक दिन सुमन ने गेस्ट के लिए खीर बनाई। पलक ने उसमें जानबूझकर नमक डाल दिया। अरे बहू, ये खीर में नमक क्यों है? नमक? पर मम्मी जी, मैंने तो इसमें चीनी डाली थी।
भाभी की तो आदत ही है सब कुछ गलत करने की। कोई बात नहीं बहू, इंसान से गलती हो जाती है। कुछ दिन बाद सुमन ने कुलदीप से बात करके पलक के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। लड़के का नाम अजय था, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और अपनी फैमिली के साथ रहता था। अगले दिन लड़के वाले घर पर आए, सभी ने चाय नाश्ता किया और सबकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बेटा, तुम्हें हमारी बेटी कैसी लगी? मुझे तो पलक जी बहुत पसंद आ गई है आंटी। ये सब भाभी का प्लान है मुझे इस घर से निकालने का। अचानक पलक ने गुस्से में उठकर सबके सामने बोल दिया, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है और आगे से कोई भी मेरी शादी की बात मत करना। ये सुनकर लड़के वाले नाराज होकर वहां से चले गए। ये क्या बदतमीजी है पलक? ये सब भाभी का ड्रामा है। ये चाहती है कि मैं भी इस घर से चली जाऊं और फिर पूरे घर पर इनका राज हो जाए। अब पलक का गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका था। जब भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार घर आता, पलक सबके सामने सुमन की बुराई करने लगती। एक दिन उसकी गुड्डी मौसी घर आई। मौसी, भाभी तो बस घर के बड़े बड़े काम करने का दिखावा करती हैं, असल में कुछ आता नहीं इनको। अरे पलक बिटिया, हमने तो सुना था बहू ने रोशनी और पूजा का रिश्ता बहुत अच्छे अच्छे घरों से करवाया है। मौसी, ये सब कहने की बातें हैं। मम्मी पापा ने वो रिश्ते देखे थे, तारीफ चालाकी से भाभी ने बटोर ली। अच्छा बिटिया। नहीं तो क्या मौसी, भाभी के तो पैर ही घर में नहीं टिकते, वो बस दूसरों को हुक्म देने में लगी रहती है। इन सब बातों को सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कभी पलक को पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद सुमन ने फिर से पलक के लिए नया रिश्ता देखा। लड़की का नाम देव था, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और वो अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करता था। मम्मी जी, पापा जी, मैंने पलक के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। आप कहे तो मैं उनको घर पर बुला लूं? अरे बिल्कुल बहू, ये भी कोई पूछने की बात है। अगले दिन देव अपने माता पिता के साथ पलक के घर आया। बातचीत के दौरान सभी को देव बहुत पसंद आया। देव बेटा, मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी। हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी तुम्हारे साथ। लेकिन पलक ने तो सबके सामने फिर से बवाल कर दिया। मुझे पता है भाभी ये सब क्यों कर रही है, ताकि मैं भी इस घर से चली जाऊं और ये मेरे माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी हड़प ले। बाद में उनका इस घर पर राज होगा, फिर वो आप लोगों को घर से निकाल देंगी। ये बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। तभी कमलेश अंदर जाकर प्रॉपर्टी के पेपर लाकर पलक को दिखाता है। चुप हो जा पलक, ये देख प्रॉपर्टी के पेपर। कुलदीप के मना करने के बावजूद बहू के कहने पर ही मैंने आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवाई है। अगर वो चाहती तो ये पूरी प्रॉपर्टी अपने पति के नाम करवा सकती थी। अरे रहने दो पापा, मैं जानती हूँ भाभी का ये सबके सामने अच्छे बनने का नाटक है। पलक, अगर तुम्हें यही लगता है तो मैं अभी इनके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा देती हूँ। ये कुछ नहीं बोलेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारा भविष्य सुधारना चाहती हूँ। पलक अपनी भाभी की ये बातें सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी, मैंने आपको कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दो। तुम तो मेरी छोटी बहन हो पलक, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ। अब पलक शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिन बाद पलक की शादी देव के साथ धूमधाम से हो जाती है और घर में खुशियों की बरसात होती है। ज्योति किचन में खाना बना रही थी और बाहर स्कूल की ड्रेस में उसकी दोनों बेटियां रितिका और जूही खाने की टेबल पर बैठी हुड़दंग कर रही थी। हाय हाय, अरे ज्योति जल्दी से दोनों का डब्बा भर के ला और विदा कर दोनों को। ओफो, जरा भी चैन नहीं है इन दोनों को। ज्योति अपनी दोनों बेटियों का टिफिन भरकर लाती है। क्यों रे, क्यों परेशान करती हो दादी को? हाँ, तुम तो मुझे ही बोलो। इस घर में रितिका को कुछ बोलता ही नहीं है। एक तो अपनी बड़ी बहन का नाम लेती है, ऊपर से अपनी गलती मुझ पर डाल रही है। मैं कुछ नहीं करती, मम्मी यही परेशान करती है। और सिर्फ मुझे नहीं, दादी को भी। दादी की उम्र देखी है तूने? अरे मेरी उम्र को क्या हो गया, कोई 100 साल की हूँ क्या मैं? 100 साल की नहीं हो दादी, पर बुजुर्ग तो हो ना। ए प्रेम, तू छोड़कर आ इन दोनों को स्कूल, वरना आज इन दोनों में से कोई ना कोई मेरे हाथों से पिट जाएगी। प्रेम अपनी दोनों बेटियों को बस स्टॉप पर लेकर जाता है, जहां जैसे ही जूही बस पर चढ़ने लगती है, रितिका उसका बैग पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है। कहाँ मैडम, बस पर पहले मैं चढ़ूंगी। ये क्या बात हुई रितिका? अगर जूही पहले बस पर चढ़ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा? पहुंचना तो तुम दोनों को स्कूल ही है ना। ठीक है पापा, जूही को बस पर चढ़ने देते हैं और मैं आपके साथ घर चलती हूँ, ठीक है? अरे ये क्या बदतमीजी है? मम्मी ने पहले आज पराठा जूही के प्लेट में रखा, मेरे प्लेट में बाद में रखा। मैं रोज रोज ही बर्दाश्त नहीं करूंगी पापा। ये कहकर रितिका वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है।
बैड पेरेंटिंग। जब बच्चे संभलते नहीं तो पैदा क्यों करते हैं? जूही बेटा प्लीज तुम अपनी बड़ी बहन को बस पर चढ़ने दो, मैं पक्का तुम्हें शाम में घुमाने लेकर जाऊंगा। ये थी रितिका और जूही, जिनमें मुश्किल से 11 महीनों का फर्क था। पर रितिका के लिए वो बड़ी बहन थी, इसलिए बचपन से ही उसकी जिद थी हर चीज को पहले पाने की। इसी तरह दिन बीतते गए और दोनों बहनें बड़ी हो गई। सूट को छोड़ दे जूही वरना फट जाएगी। तो तुम छोड़ दो ना दीदी, वैसे भी ये सूट मैंने पसंद किया है तो इसे मैं ही लूंगी। बचपन में तुम्हारे कारण बहुत कुछ छोड़ चुकी हूँ मैं, अब और नहीं। छोड़ दीजिए रितिका दीदी, मैं आपको दूसरा सूट दिखा देता हूँ। हाँ, तुम तो चाहोगी कि मैं दूसरा कपड़ा ले लूं और बुरी दिखूं। इसी बहाने तुम्हारा खराब माल भी बिक जाएगा। मैं तुमसे ठिकाने वाली नहीं हूँ, ये सूट तो मैं ही लूंगी। इन दोनों लड़ाई खुट्टियों को छोड़ और मुझे साड़ी दिखा दे। जिस दिन से पैदा हुई है कलेशी कर रही है। ये लो फिर वही, तुम देख रही थी ना मम्मी की कलेश कौन कर रहा था। ये तो वही बात हो गई, सामने से अगर कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है और मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ तो बुरी तो मैं ही बन जा रही हूँ। अरे जाने देना बेटा, तू मेरी सयानी बेटी है ना। रुक, मैं तेरे लिए दूसरा सूट निकाल देती हूँ। मोहन भैया कोई अच्छा सा सूट निकाल कर दीजिए ना, जिसमें मेरी जूही सबसे प्यारी दिखे। वाह मम्मी वाह, यही सब करके तुम साबित कर देती हो कि तुम्हारा झुकाव तुम्हारी छोटी बेटी की तरफ है। इस घर में मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कहकर रितिका जूही के हाथ से उस सूट को खींचती हुए अपने कमरे में चली जाती है। बस ले लिया ना सूट रितिका ने, कितने मुश्किल से एक सूट पसंद आया था मम्मी, मुझे नहीं चाहिए मुझे कोई भी सूट। अब मैं किसी फंक्शन में भी नहीं जाऊंगी, ना तुम मुझे जाने को बोलोगी। तुम्हारी बड़ी बेटी ने लिया है ना सूट, अब वही सूट पहनेगी भी और तुम्हारे साथ जाएगी भी। जीना हराम कर रखा इन दोनों लड़कियों ने मेरा, क्या करूं मैं। तभी प्रेम अपने बालों में कंघी घुमाते हुए कमरे से बाहर आता है। मैंने तो अब बोलना ही छोड़ दिया है दोनों को, पता नहीं इतना कैसे बिगड़ गई है। बचपन में बच्चे आपस में लड़ते हैं तो समझ में भी आता है, पर ये कोई उम्र है लड़ने की। मैं तो दिन भर दुकान में रहता था, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ज्योति, ये दोनों ऐसे कैसे हो गई। एक बेटी में मेरे लक्षण आए हैं तो दूसरे में आपके खानदान वालों के भी तो आते। आपकी बहन भी तो इसी तरह लड़ती है ना मुझसे, बन गई रितिका अपनी बुआ जैसी। पर मुझे तो रितिका अभी भी तेरी माँ के लक्षण दिखते हैं बहू। इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। दोनों की उम्र हो गई है, अब लड़के देखना शुरू करो। जैसे रितिका विदा होगी घर का कलेश खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब जूही अकेला तो किसी से लड़ने जाएगी नहीं। हाँ प्रेम, पापा जी ठीक कह रहे हैं। मैंने भी सुना है अक्सर जब बच्चे पास रहते हैं तो लड़ते हैं, पर जैसे ही दूर जाते हैं उनके बीच में प्यार वापस से लौटने लगता है। 2 दिन बाद मेरे दोस्त के भाई की शादी में हमें जोधपुर जाना ही है पापा। पहले तो साथ में जूही जाने वाली थी, पर उसका सूट तो रितिका ने ले लिया, तो हम साथ में रितिका को ही ले जाते हैं। इसी बहाने किसी अच्छे घर के लड़के को पसंद आ गई तो बैठे बैठे हमारा काम हो जाएगा। और 2 दिन के बाद रितिका अपने पेरेंट्स और दादी के साथ जोधपुर शादी में पहुंचती है, जहां निधि हाथ में खाने की प्लेट लिए ज्योति के पास पहुंचती है। काफी देर से देख रही हूँ मैं भाभी, लगता है आप दूल्हे की रिश्तेदारी में ही है। हाँ, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त के भाई की शादी है। उज्जवल समझ लीजिए मेरे खुद के देवर के समान है, इसीलिए तो इतनी दूर से ट्रैवल करके हम जोधपुर आए हैं सिर्फ शादी को अटेंड करने के लिए। वैसे आप? मैं तो दुल्हन की पड़ोसन हूँ। बहुत जिद की लड़की के घर वालों ने तो मैं आ गई। वहीं देख रही हूँ कि कैटरिंग में जरा कमी है। मेरे बेटे की शादी में ऐसी भूल तो नहीं होने देने वाली मैं तो शहर के सबसे बेस्ट कैटरर को अरेंज करूंगी। यहाँ तो लोग लड़की वालों से पैसे आधे मांग लेते हैं, पर हम तो ऐसे हैं भाई, सामने से पैसे लगाकर शादी करेंगे। बस लड़की अच्छी मिल जाए, पर अब अच्छी लड़कियां कहाँ मिल रही है। अच्छा रितिका बेटा जरा इधर आना तो। निधि की ये कहने की देर थी कि ज्योति अपने पूरे परिवार का सारा बायोडेटा निधि को दे देती है, और जैसे ही ज्योति शादी के बाद वापस लौटती है, ठीक 2 दिन बाद निधि अपने बेटे और परिवार के साथ रिश्ते की बात करने ज्योति के घर पहुंच जाती है। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है जीतू, दीदी अपने घर चली जाएगी, उसके बाद फौरन मैं तुम्हारे बारे में अपने घर पर बता दूंगी और चटमंगनी पट ब्याह करके मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। पर मेरे सर पर जो ये काली नागिन बनी मेरी बहन बैठी है ना, पहले उसे विदा होने दो। लड़के वाले बस पहुंच रहे हैं, ये रिश्ता फाइनल हो जाए, फिर मैं और तुम आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ेंगे। जूही अपने कमरे में बैठी बड़ी खुश थी, और खुशी का कारण था उसकी बहन की शादी। रितिका अगर विदा हो ही जाती तो फिर कौन ही जूही के लव मैरिज में अड़चन बनता। रितिका भी बड़ी खुश थी। आफ्टर ऑल
पहले उसकी शादी की जो बात हो रही थी। उस दिन तो हम सब ने रितिका से मुलाकात कर ली, पर जिसके साथ जोड़ी बननी है उससे मिलना तो रह गया था। सो आज मैं रोशन को ले आई। अब दोनों आपस में समझ लेंगी तो अच्छा रहेगा। ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है मम्मी जैसी तुमने बताई थी। मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी। जाओ रितिका बेटा, वो नमकीन लेकर जाओ जो तुमने बनाया है। जी मम्मी, अभी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं आंटी जी, मुझे नमकीन पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं बेकार में यहाँ बैठकर आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। मुझे रितिका समझ में नहीं आई, मैं चलता हूँ, माफ कीजिएगा। ये कहकर रोशन वहां से चला जाता है। ये क्या कहकर गया, मैं कुछ समझ नहीं पाई। ठीक ही तो कहकर क्या है, तुम्हारे मन की कड़वाहट दिख गई होगी उसे। वैसे भी जैसी तुम्हारी हरकत है ना, मुझे नहीं लगता आगे भी कोई तुम्हें पसंद करेगा। देख लो मम्मी, अब रितिका के पीछे मैं कवारी नहीं बैठी रहने वाली। अगर रितिका का रिश्ता नहीं हो रहा तो मैं कर लेती हूँ शादी। कैसे कर लोगी शादी, मजाक है क्या? बड़ी बहन हूं मैं, शादी पहले मेरी होगी। पापा, आपकी परी को कोई आपके सामने बुरा भला कहकर चला गया और आपने कुछ नहीं कहा। अरे बेटा, शादी ब्याह के मामले में तो ये सब होता रहता है। मैं दूसरा रिश्ता देखता हूँ। ये लड़का ही झोल लग रहा था मुझे। जिस शादी से सभी को घर की शांति की उम्मीद थी, अब वो शादी ही घर के कलेश का कारण बन गई थी। वहां लता और ज्योति यहाँ वहां रितिका के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, तो यहाँ मनोज और प्रेम। सवेरे सवेरे ज्योति अपनी सास के साथ हॉल में बैठी सब्जियां काट रही थी, तभी उसे सब्जी वाली की आवाज सुनाई देती है। शादी ब्याह की बातें ऐसे नहीं होती मम्मी जी। पूरे मार्केट में सभी को पता चलना चाहिए कि हमारे घर में लड़की है, और ये बात हर जगह ना ये सब्जी वाली ही फैला सकती है। अरे तो फिर इंतजार किसका कर रही है? चल, सब्जी वाली के कान में ये बात डाल देते हैं। हाथ में 50-100 रुपए रखेंगे तो पक्का वो हमारा काम कर देगी। लता और ज्योति सब्जी वाली के पास जाती हैं। बताइए भाभी, देखते देखते इतने बड़ी हो गई रितिका दीदी कि ब्याहने लायक हो गई। आपको पहले बताना चाहिए था ना, मेरे भाई का लड़का तो। अरे ये क्या बोल रही है तू? सब्जी बेचने वालों के घर में देंगे क्या हमारी पोती? अरे किसी अमीर घर का लड़का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसे भी किसी भी अनपढ़ के पीछे बांध देंगे क्या अपनी रितिका को? मेरी पोती ने MBA किया है। अरे दैया, 3 अक्षर पढ़े हैं, वो भी उल्टे सीधे का। मेरे भाई के लड़के ने तो 12वीं पास की हुई, और सब्जी की ना 2 रेडियां चलती है उसके मार्केट में। अरे बाप रे, तेरे भाई का लड़का तो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है। उसके सामने मेरी रितिका कम पढ़ी लिखी हो जाएगी। हाँ, उसके लिए तो तू 8वीं पास लड़का ही लेकर आना। अब ये पकड़ 100 रुपया और मेरा काम कर दे, जा। तुम ना समझदारी की बात करती हो भाभी, वरना तुम्हारी सास तो जिनसे साफ से मुंह खोलती है, बाप रे बाप, दुर्गंध आती है, पूरा मोहल्ला महक जाए। लल्ली अपने काम में परफेक्ट थी। अब पैसे लिए थे तो काम चोरी तो वो करती नहीं। लल्ली जिसके भी घर सब्जी बेचने जाती, वहां रितिका की बात घुमा फिराकर छेड़ देती। और ऐसे ही एक परिवार जो अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश में था, रितिका के घर उसे देखने पहुंच जाता है। यही घर है ना लल्ली का? हाँ हाँ भाभी, यही घर है, रोज का आना जाना है हमरा। और भाभी, लड़के वाले आ गए, कितना इंतजार करवाओगी? बताइए भाभी, लड़की इंतजार करवाए तो समझ में भी आता है, यहाँ तो लड़की की माँ भी इंतजार करवा रही है। ज्योति भागते हुए रसोई से बाहर आती है। अरे आप लोग आइए, बैठे बैठे, हम सुबह से आपके इंतजार में ही थे। मैं अभी रितिका को बुला कर लाती हूँ। ये शादी ब्याह, ये रिश्ते नाते हम इंसान कौन होते हैं करने वाले? ये सब तो बच्चे भगवान के घर से लिखवा कर आता है। मनोज ये कह रहा था कि फोन पर बात करती हुई जूही दरवाजे से अंदर आती है, जिसे देखते ही सोमा का बेटा सोम अपना दिल खो बैठता है। वाह, फिर तो भगवान ने मेरी किस्मत बड़ी फुर्सत से लिखी है दादाजी। मुझे लड़की पसंद है। अरे वो लड़की नहीं है, उधर क्या देख रहे हो? लड़की मैं हूँ रितिका। तो फिर ये कौन है? मुझे तो ये पसंद है। अरे भैया, ये तो जूही है, रितिका की छोटी बहन। पर क्या फर्क पड़ता है ज्योति भाभी? पहले के जमाने में भी तो यही हुआ करता था, लड़का बड़ी बहन को देखने आता है और छोटी को पसंद कर लेता है। लड़का पढ़ा लिखा इंजीनियर है। मैं तो कहता हूँ इस रिश्ते को मना ना करें, और रितिका ना सही, जूही दीदी ही सही। हरगिज नहीं, इस घर की बड़ी बेटी कमारी रहे और छोटी की शादी हो जाए, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। हाय, भाग फूट गए मेरे तो। तुझसे भी रुका नहीं जा रहा था ज्योति। एक बच्चा करने के ठीक 10 महीने बाद क्या जरूरत थी दूसरा बच्चा करने की?
एक उम्र के बच्चों में यही प्रॉब्लम है, कंपटीशन खत्म ही नहीं होता। कम से कम 4-5 साल का गैप रखती तो एक में तो बड़प्पन आता। वाह वाह मम्मी जी, बड़ा खूब बोली आप। जैसे मैंने अकेले ही बच्चा पैदा कर लिया। अपने बेटे को कभी कुछ नहीं कहेंगी। उन्होंने परहेज रखा होता तो ये रोज रोज का कलेश मुझे सहना तो नहीं पड़ता। अरे तो मुझे क्या पता था रितिका अपनी छोटी बहन की जान की दुश्मन बनी बैठी रहेगी। और इसी तरह जो भी रिश्ते आते या तो उसमें रितिका खोट निकाल देती या लड़का जूही को पसंद कर लेता। बोलना तो मैं नहीं चाहता, पर जूही अब मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में कोई और है और तुम मुझे टरका रही हो। नहीं करनी है शादी तो यार साफ साफ बोल दो ना। मेरे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं चलती, अब वो मुझ पर शादी का प्रेशर बना रहे हैं। अगर तुमने अपने घर वालों से बात नहीं करनी तो मैं कर लेता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर के लफड़े में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी जीतू, पर अब जब तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है तो मुझे सब बताना ही पड़ेगा। और जूही जीतू को बताती है कि किस तरह से उसकी बहन बचपन से ही उसके पीछे पड़ी है। अब तुम ही बताओ, अगर उसकी शादी पहले नहीं हुई तो मेरी शादी तुमसे होने देगी क्या वो? और पता चला तुम रिश्ता लेकर आए और वो तुम्हारे पीछे पड़ गई तो करोगी क्या मेरी बहन से शादी? अरे ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा तुम रुको जूही, मैं चलाता हूँ कोई दिमाग। जीतू दिन रात सुबह शाम बस यही सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी और जूही की शादी में कोई प्रॉब्लम भी ना आए और रिति की भी शादी हो जाए। इसी तरह जीतू लैपटॉप पर बैठा रितिका का बायोडेटा देख रहा था, तभी उसका कजिन गौतम कमरे में आता है। अरे अरे ये सब क्या है भाई? गर्लफ्रेंड है जूही और फोटो यहाँ किसी और की देख रहे हो? बताओ क्या जूही भाभी को? वैसे ये भी सुंदर है। सिर्फ सुंदर नहीं है, कैची की धार है। नहीं माय मिस्टेक, कैची की नहीं तलवार की धार एक्चुअली। ऐसा गुस्सा है मैडम को, इसके गुस्से के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती कि बोल सके। एक नंबर की जिद्दी लड़की, पता नहीं कौन इसे ठीक कर सकता है। अरे पर तुमने इसे ठीक करने का बेड़ा क्यों उठाया? ठीक करने का नहीं, शादी करने का। ये है जूही की बड़ी बहन। हर तीसरे लड़के में इसे कोई ना कोई कमी नजर आ जाती है, और अगर इसे लड़का समझ आता है तो लड़के को ये बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग लगती है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक जूही की शादी कैसे होगी? मुझे ना ब्रो लाइफ में ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे कंट्रोल करना सबके बस में ना हो। अरे तेरे भाई को ना पसंद करे ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई। और गौतम रितिका को फ्रेंड्स ग्रुप पर मैसेज कर उससे बात करने लगता है। रितिका को भी गौतम पसंद आ जाता है और जैसे उसे मामला संभलता हुआ लगता है वो और जीतू एक साथ ही अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच जाते हैं रितिका के घर। मुझे रितिका पसंद है आंटी। मुझे भी गौतम पसंद है मम्मी। मेरी तरफ से हाँ है। अब तुम्हें जूही का रिश्ता करना है तो कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर आज पहली बार रितिका अपनी बहन के गले लगती है। मैं गौतम की चाची का लड़का हूँ आंटी जी। हमारा परिवार एक ही घर में रहता है। आप तो देख ही सकती हैं, मुझे आपकी छोटी बेटी पसंद है। अरे वाह, ये हुई ना बात। देर आए दुरुस्त आए। एक ही घर में दोनों बहनों का रिश्ता हो गया। एक ही घर में दोनों बहनों का रिश्ता हो गया। एक ही घर में दोनों बहनों का रिश्ता हो गया। रितिका की विदाई होने की खुशी सभी को थी, पर इस बात का डर भी था कि दोनों की शादी एक ही घर में तय हुई थी, और सिर्फ एक ही घर में नहीं, एक ही तारीख को। अब तो मैं पराये घर चली जाऊंगी जूही। आज तक मैंने कभी भी तुझे कुछ भला बुरा कहा हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दे। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ज्योति ठीक कहती थी, शादी के बाद बहनों के रिश्ते बदल जाते हैं। रितिका को इतना खुश देखकर सभी के मन का डर निकल जाता है। तभी पंडित जी जूही के मंडप की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं यहाँ फेरे करवा देता हूँ, उसके बाद रितिका और गौतम की शादी करवा दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? बड़ी मैं हूँ, पहले शादी मेरी होगी। हे भगवान, ये फिर शुरू हो गई। पंडित जी आप एक साथ मंत्र पढ़ दीजिए, दोनों जोड़े साथ में ही फेरे ले लेंगे। और एक बात मैं यही क्लियर कर देती हूँ गौतम, गृह प्रवेश पहले मैं ही करूंगी। हमने तो अपनी बेटियों को विदा कर दिया समधन जी। अब आपके घर में क्या क्लेश होता है ये आप समझिए। और अपने सर की बला को अपने समधन समधियों को सौंपकर रितिका और जूही का परिवार फ्री हो जाता है। लड़की वालों को लड़के के परिवार को सोना चांदी देते तो आपने जरूर देखा होगा, पर सोनिया के परिवार वाले गौतम के परिवार के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आए थे जिसकी साइज देखकर ही बुफे में लगे खाने को छोड़कर सभी का ध्यान उस गिफ्ट पर ही था
कि कब वो गिफ्ट खुले और सब देख सके कि ऐसा क्या दे रहे हैं लड़की वाले। और सारी रस्में पूरी होने के बाद वो वक्त आ ही जाता है। आप लोगों को तो हमने जो हमारी हैसियत का था वो दे ही दिया। अब हमारी बेटी को भी कुछ देना चाहते हैं, अगर इजाज़त हो तो। बस आप मना मत कीजिएगा। वैसे अपनी हैसियत के नाम पर आपने हमें सोनिया के अलावा कुछ खास दिया नहीं है समधन जी। पर इस बड़े से गिफ्ट में कुछ अच्छा ही होगा, इस बात की उम्मीद तो कर सकते हैं। हमें तो भाई कन्या कलश के अलावा आपने कुछ दिया नहीं, अब अपनी बेटी को ही कुछ दे दीजिए। जी, आप ज़रा वो गिफ्ट खोलिए जो हम स्पेशली सोनिया के लिए लाए हैं। सोनिया का पूरा परिवार मिलकर उस बड़े से गिफ्ट को खोलता है और उसके अंदर से निकलती है एक लड़की। ये क्या है सासू माँ? अब इस गिफ्ट को आप लोग लेने से मना तो नहीं कर सकते। ये मैं आप लोगों को नहीं, अपनी बेटी को दे रही हूँ। सोनिया को किसी काम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उसके साथ जाएगी लैला। लैला? पर ये लैला है कौन? ये मेरी बहन है। हो गया, जान लिया। अब हमें इस टॉपिक पर ज्यादा बात ना करते हुए विदाई की रस्म पूरी करनी चाहिए, तभी तो सुबह तक हम ससुराल पहुंच पाएंगे। नहीं मम्मी जी, चलिए चलिए चलिए। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतने दिनों तक समधन जी ने अपनी इस दूसरी बेटी को हमसे छिपा कर क्यों रखा? अरे तुझे क्या है लीला, तुझे तो अपनी बहू मिल गई है ना, ऊपर से दहेज में बहू की बहन भी आ गई। तू तो फायदे में ही रह रही है ना। घर में पहले लीला थी, अब लैला भी आ गई। अब दोनों मिलकर हमें लाल पीला करेगी। एक हाथ से अपने पति का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से लैला का हाथ पकड़े सोनिया अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। इतनी ठंड में सुबह 3 बजे तक मैं रुकी रही, ये देखने के लिए कि तेरी बहू दहेज में लाई क्या है और क्या लेकर आई अपनी बहन। अरे तू तो बड़ी डिंगे हाँकती थी, मेरी बहू हीरो का हार लेकर आएगी, सोने का तार लेकर आएगी, लेकर आ गई ना ये ठुल्लू। अरे पिछले 10 मिनट से चूहे के कुछ कुतरने की आवाज आ रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि हमारे घर में चूहा कहाँ से आ गया। अभी भीड़ में ना तेरा चेहरा दिखा तो समझ में आया कि ये तो तेरे बोलने की आवाज है। मेरा मुंह तो बंद कर लेगी लीला, अभी तो बस यहाँ मैं हूँ। सुबह मुंह दिखाए के वक्त देखती हूँ कितनों का मुंह बंद करती है तू। थू थू होगी तेरी, थू थू। किसी तरह गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है और अगली सुबह सूरज उगते ही मोहल्ले की औरतें एक एक कर लीला के घर पहुंचना शुरू कर देती है। क्या लाई है तेरी बहू लीला? सुना है इतना बड़ा गिफ्ट दिया है लड़की वालों ने कि आंखें ही चौंधिया जाए। क्या था गिफ्ट में? हाँ, जैसे कि तुझे बता ही देगी लीला। अरे कैश निकला होगा गिफ्ट में, धर गुल्लक में करके बैठी है मैडम। चेहरे की चमक देख कर नहीं पता चल रहा क्या? वैसे ये लड़की कौन है लीला? तेरे यहाँ तो पहली बार देख रही हूँ इसे। ये बहू की छोटी बहन है, बहू के साथ उसके काम में मदद करने आई है। जा बेटा, सभी के लिए नाश्ता लेकर आ जा। लीला के बोलने की देर थी कि लैला फौरन रसोई में जाकर खीर, पूरी, आलू की सब्जी, साथ में चिप्स और पापड़ भी सभी मेहमानों के लिए बनाकर परोस कर ले आती है। अरे वाह, बहू की छोटी बहन तो बड़ी फुर्तीली है। जरा खाकर भी तो देखिए कैसा खाना बनाया है इसने। लैला के हाथ का बना खाना खाते ही सभी के मुंह से वाह वाह निकल जाता है। अरे वाह लैला, खाना तो जबरदस्त था। बहू की छोटी बहन इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तो बहू तो और अच्छा खाना बनाएगी। एक काम कर बहू, तू भी अपनी पहली रसोई की रस्म अभी ही कर दे, इसी बहाने हम भी चख लेंगे तेरे हाथ का खाना। अब मजबूरन ना चाहते हुए भी सोनिया को किचन में जाना पड़ता है, पर सोनिया को कुछ बनाना तो आता नहीं था। वो किचन में जाकर बस खड़ी हो जाती है। अब क्या करूं मैं? तभी सोनिया की नज़र वहाँ पड़े बर्तनों पर पड़ती है। वो क्या देखती है कि लैला ने उसकी मदद करने के लिए आधे से ज़्यादा काम पहले ही कर दिया था, पर वो ये समझ नहीं पाती कि लैला ने खाना तो बना लिया है पर उसे थोड़ा कच्चा छोड़ा है, ताकि जब सोनिया के खाना परोसने की बारी आए तो वो खाना ज़रा पका ले। पर सोनिया को तो इतनी भी नॉलेज नहीं थी और वही आधी पकी रोटियां और आधी पकी सब्जियां लेकर वो बाहर सभी को सर्व कर देती है। तेरी बहन एक्सप्रेस ट्रेन तो तू तो एरोप्लेन निकली। मान गए समधन जी को, दोनों को एक नंबर का ट्रेन किया है। चल बहू, अब जल्दी जल्दी पहली रसोई की रस्म करते हैं। और सोनिया के परोसे हुए खाने को जैसे ही सब मुंह लगाते हैं, ओथ, ये तो आधा कच्चा है। इतनी भी क्या जल्दी थी बहू? रोटी जब बेली ही थी तो सेक भी लेती। ये तो लग रहा है रोटी बेलकर सीधा प्लेट में रख कर ले आई,
सारा का सारा मूड खराब हो गया। और नाराज होकर वहां आई हुई सारी औरतें चली जाती है। अब मैं तो बेकार में ही लैला पर नाराज हो रही थी। तुझसे ज्यादा गुणवान तो ये है, कितना अच्छा खाना बनाती है। इसीलिए तो इसे अपने साथ लेकर आई हूँ मम्मी जी। मम्मी मम्मी मेरी शर्ट नहीं मिल रही, ढूंढो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरी तरफ मत देखिएगा, मुझे तो आए यहाँ बस एक दिन हुआ है मम्मी जी, मुझे कैसे पता होगा कि देवर जी अपनी शर्ट कहाँ रखते हैं। कि तभी हवा की तेजी से लैला दिलीप के कमरे में जाती है और अपने हाथ में शर्ट लेकर बाहर आती है। ये तो वही शर्ट है मम्मी। क्या भाभी, आप मेरी भाभी होकर भी मेरी मदद नहीं कर पाई, और आपकी बहन मेरे काम आ गई। मानना पड़ेगा लैला तुम्हें। और इसी तरह लैला घर के सारे कामकाज को ऐसे संभाल लेती है कि घर की बहू वही हो, सोनिया नहीं। दोपहर को रसोई से निकलने के बाद सोनिया अपना हाथ दबाती हुई कहती है, मैं थोड़ी देर आराम करने जाती हूँ मम्मी, बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। अरे तो करती क्या है बहू, रसोई का काम तो तेरी बहन कर देती है, तू तो बस सभी को प्लेट में खाना रखकर परोसती है, उसी में थक गई। वाह। तभी अपना सर पकड़े दरवाजे से प्रमोद वहां आता है। सर इतना फट रहा था कि उल्टी हो जाती, इसीलिए मैं घर लौट आया। ये कहकर प्रमोद सोफे पर बैठता है कि वो महसूस करता है कि उसके माथे में किसी की उंगलियां दौड़ रही है, और वो उंगलियां किसी और की नहीं, लैला की होती है। अरे करने दीजिए उसे मसाज, हो सकता है उसके मसाज करने से आपका सर दर्द ठीक हो जाए। एक कप चाय पिला दे लैला, फिर मैं दुकान निकलूं। अब तो सोनिया के ससुराल में क्या, अगल बगल आसपास कहीं पर किसी को किसी भी तरह की जरूरत पड़ती तो सभी लैला को ढूंढते आते, और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। मुझे लगता है अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए लैला। अरे भाभी, अगर लैला चली जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा? अरे मुझे क्या पता क्या होगा, वैसे भी लैला यहाँ बस मेरी मदद करने आई थी, और अब मैं धीरे धीरे सब सीख चुकी हूँ, तब लैला का क्या काम। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, ये घर जाएगी तभी तो मम्मी पापा इसके लिए लड़का देख पाएंगे। अरे पर क्यों देखना है लड़का, लड़का तो हमारे सामने ही है। दिलीप, क्या दिलीप, पसंद है ना लैला? वो आपको जो सही लगे भैया। तब कर देते हैं रिश्ता पक्का। अब तो टेंशन नहीं है ना लैला, तू कहीं नहीं जा रही, तू यहीं रहेगी। अब समझ में आया कि तेरे घर वालों ने तुझे छुपाया क्यों था, क्योंकि तेरे रहते तो सोनिया की शादी कभी होती नहीं। पिछली बार ठगे गए थे हम, पर इस बार मुनाफे का सौदा करके आएंगे। और चट मंगनी पट ब्याह करके लैला दिलीप की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ जाती है। इतने दिन तूने कभी अपनी जबान नहीं खोली, अब तो मुझे मम्मी जी बोल दे बहू। मालकिन, हम कहाँ किसी को मम्मी जी बोल पाएंगे, हमें तो मालकिन ही बोलने की आदत है। अब आप जल्दी से हटिए, देखिए बर्तन कितने पड़े हुए हैं रसोई में। हम पहले बर्तन साफ करके आते हैं, फिर ये गृह प्रवेश की रस्म भी कर लेंगे। अरे मेरी लैला, तुमने ये क्या बोला? ये तो वही बात हो गई ना, लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और सोचेंगे कि होम थिएटर वाली आवाज आएगी। क्या भैया? ये सब क्या है बहू? फिर ठगे गए हम, एक बहू का वीडियो खराब है तो एक का ऑडियो। आप लोग कोई ठगे नहीं गए, लैला मेरी बहन है ही नहीं, वो तो मेरी काम वाली है, पर मैंने इसे बचपन से अपनी मुंह बोली बहन समझकर वैसे ही रखा है। काम वाली को पसंद कर लिया तूने दिलीप? अरे मुझे घर का काम आता नहीं था, इसलिए मम्मी जानती थी कि शादी के बाद मुझे बहुत दिक्कत होगी, और उन्होंने आप लोगों से कसम लेकर मुझे दहेज में लैला दे दी। पर मंडप में ही आप लोग मुझसे पूछने लगे तो मैंने बोल दिया मेरी बहन है। अब आप लोगों को ये लैला इतनी अच्छी लगी तो मैं कौन होती हूँ किसी के बीच में आने वाली। ले आई बहू। तो गौतम जी, कैसी लगी देवरानी? आंगन में सासू माँ गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। ससुर जी वहीं बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। घर में बिल्कुल शांति का माहौल था। नौकर चाकर घर की साफ सफाई कर रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग डरे हुए थे। लगता है घर वालों ने नियम कानून नहीं सिखाया है। ऐसी लापरवाह लड़की हमारे घर की बहू बननी ही नहीं चाहिए थी। शुरुआत में थोड़ी आजादी क्या दीदी? महारानी 8 बजे तक सोती रहेंगी क्या? अरे क्यों नाराज होती हो श्यामू की माँ? अभी शादी करके आई है, थोड़े दिन में हमारे घर के तौर तरीके सीख जाएगी। आप चुप रहिए जी। हमारे जमाने में हम अपने सास ससुर के जागने से पहले ही नहा धोकर तैयार हो जाते थे। किसी के पूछने के पहले ही चाय नाश्ता तैयार कर देते थे। वो समय चला गया श्यामू की माँ। अरे क्या खाक समय चला गया?
परंपरा निभाने का कोई समय और जमाना नहीं होता है जी। हाँ, पर तुम्हारा पारा जरूर चढ़ा हुआ है और तुम परंपरा कर रही हो। इतना सुनते ही ससुर जी के साथ साथ नौकर भी खी करने लगे। सास ने सबको आंखें तरेर कर देखा। फिर, अरे श्यामू, तेरी बीवी को बोल के धूप माथे पर चढ़ गई है। आज महारानी जागेंगी या एक दो नौकरानी भिजवा दूं उसके कमरे में। अब भला तुम ऐसे ही श्यामू को पुकार रही हो, वो तो सुबह सवेरे ही खेत पर चला गया, तब तक तो तुम भी नहीं जागी थी। हाँ ठीक है, मेरी तो उम्र हो गई है, पर मैंने भी सुबह 5 बजे जाकर सारे काम किए हैं। आज 35 साल हो गए मुझे इस घर को संभालते हुए। हाँ श्यामू की माँ, मैं तो आज भी अपनी माँ का शुक्रगुजार हूँ जो तुम जैसी धर्म पत्नी मेरे नसीब में आई, वरना इस घर की दशा क्या हो जाती। आज भी दोस्तों के बीच में अपनी मूंछों को ताव देना नहीं भूलता। हाँ आप भी ना। बस ऐसी मुस्कान पे आज भी हम फिदा हैं। पर आपने बातों में मुद्दे की बात को तो भुलाई ही थी। इस घर को नरक बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जहाँ समय की कदर नहीं होती वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आती है। आने दो आज शामू को, तब मैं खबर लेती हूँ। माँ जी, बहू रानी के कमरे की सफाई कब करूँ? देख, मेरा सर मत खा तू सुबह सुबह। एक तो महारानी जागी नहीं है, यहाँ नाश्ता नहीं बन रहा और तुझे पड़ी है सफाई करने की। तभी बहू सलवार सूट पहन के आंगन में आती है, जहाँ सास और ससुर बैठे हुए थे। माँ जी, नीचे इतना शोर हो रहा था, क्या हुआ? कहीं भूकंप आ गया है क्या? हाँ बहू, भूकंप नहीं, ज्वालामुखी फटा है। ये समय है आने का। इतनी देर तक सोने की प्रथा नहीं है हमारे घर में। हम अपने जमाने में सुबह सबसे पहले जागकर घर के काम में लग जाते थे। वो माँ जी, रात को ये देर से आए थे तो सोने में थोड़ी देर हो गई। एक तो महारानी इतनी देर तक सोती है, ऊपर से सफाई में नई नई कहानी बनाती है। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब तुम ये बताओ कि नाश्ता बनाने में कितने घंटे लगाओगी? अभी तक रामू ने तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं की। इस घर में नाश्ता कब बनेगा, खाना कब बनेगा? सुबह से मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, किसी ने चाय पानी तक नहीं पूछा है। माँ जी, नाश्ता तो 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप लोग आइए ना, खाने बैठिए। क्यों रे, तेरे मायके वालों ने जादू की छड़ी दी है क्या, जो तू घुमाएगी और नाश्ता बन जाएगा? माँ जी, आप भी कितना मजाक करती हैं। बेशर्म लड़की, हंसती है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ क्या तेरे साथ? नाश्ते का पूछ रही हूँ और तू कह रही है कि 5 मिनट में बना देगी। ऐसा कौन सा जादू जानती है तू? माँ जी, नाश्ते में आज आप लोगों के लिए ओट्स और दूध है। कल आप और पिताजी कह रहे थे ना कि ज्यादा तेल मसाले खाने से गले में जलन हो रही है, गैस की भी दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो होती है आजकल। तो तू क्या हमें ओट्स ऐसा कुछ भी खिलाएगी? अरे श्यामू की माँ, कम से कम उसे पूरी बात तो बोलने दो। अच्छा ठीक है, बता क्या है नाश्ते में? माँ जी, ओट्स जो गेहूं के दाने से बना होता है। गरम दूध में थोड़ा सा ओट्स और मध या चीनी मिलाकर खाने से बहुत ताकत मिलती है और तेल मसाले के खाने से होने वाली दिक्कत भी नहीं होती। मेरी समझ से तो ये सब परे है। ये क्या बोल रही है जी? हमें तो नाश्ते में पराठे, पूरी, छोले, लस्सी, बढ़िया व्यंजन खाने की आदत है। ये सब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे भगवान, चलो आज खा कर देखते हैं। गेहूं के दाने ही तो है, अब खाने चले क्या? बहू ने खाने वाली टेबल पर 2 कटोरी में दूध और ओट्स निकाल कर रख दिए। सास ने देखते ही मुंह बनाना शुरू कर दिया। फिर 1-2 चम्मच खाकर बोली, खाने में तो ठीक ही लग रहा है, पर गर्मा गर्म आलू के पराठों वाली बात कहाँ है इसमें? माँ जी, मैं हर इतवार आपके मनपसंद व्यंजन बना दिया करूंगी, पर आप लोगों की सेहत को देखते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खिलाऊंगी। ये बहुत अच्छा सोचा है बहू तुमने।
अब इस उम्र में ऐसा खाना ही चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा हो और बाकी समस्याओं से भी दूर रह सके। जी पिताजी, मैंने आप लोगों के लिए एक रूटीन भी बनाया है। बड़ी आई हम पर हुकूमत चलाने वाली। एक तो लड़कियों की तरह सलवार सूट पहनकर देर से आती है, ऊपर से हमारे कामकाज का भी ठेका लेगी है। हम तो अपने ससुर के सामने साड़ी पहनकर जाया करते थे। माँ जी, कपड़े तो सलवार सूट भी है और साड़ी भी है। आपकी तरह मुझे अभी आदत नहीं हुई ना साड़ी पहनकर घर का काम करने की, इसलिए मैंने सूट पहन लिया। सुबह मैंने आपके बेटे को नाश्ता दिया और फिर योगा करने लगी, इसलिए आने में देर हो गई। देखो श्यामू की माँ, मुझे अपनी बहू में तुम्हारी झलक ही दिख रही है। बस फर्क है तो सोच और जमाने का। क्या कहना चाहते हैं जी आप कि मेरी सोच खराब है? नहीं माँ जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि सुबह समय पर जागना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। मैंने बचपन से वही किया है माँ जी। मैं ना कहती थी बहू आने से इज्जत कम हो जाएगी। बहू, तुम श्यामू की माँ की बातों का बुरा मत मानो। उसका बात करने का तरीका ही ऐसा है, पर दिल से बड़ी सच्ची है तुम्हारी सास। क्या जी आप भी। माँ जी, कल से सुबह आप दोनों टहलने चले जाया करिएगा। इधर मैं भी योगा करके घर का सारा काम संभाल लूंगी। और माँ जी, दोपहर में खाने की थोड़ी देर पहले हम लोग थोड़ा फल खाएंगे ताकि हमारे चेहरे की चमक बनी रहे। आप तो इतनी सुंदर हैं, आपके चेहरे पर और चमक आ जाएगी। लो, इसका मतलब नए जमाने में अब खाना भी नसीब नहीं होगा। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। खाने में मैं दाल, चावल, साग, सलाद और गोभी बना रही हूँ। साथ में थोड़ा रायता भी होगा। वाह बहू वाह, मुझे लगा अब तो खाना मिलेगा नहीं, पर तुम्हें इतने सारे खाने का नाम लिया कि मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। जी पिताजी, हम सब खाना खाएंगे, पर नाप तौल कर, ताकि सेहत भी बनी रहे और खाने का मजा भी आए। अजी सुनते हैं, मैं ना कहती थी कि मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। हमारी आज के जमाने की बहू काफी समझदार है जी।